नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो कंपनी कहती है कंस्ट्रक्शन की दुनिया में किंग है। ये कहती है बिल्डिंग इंडिया यू वांट टू सी, और जो देखने दिखावटी बातें हैं वो क्या हकीकत कितनी कन्वर्ट करती है, उसकी तरफ हम फोकस करेंगे। जहां कंपनी की सर्विसेज की बात किया जाए तो कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे, ब्रिजेस और फ्लाईओवर के लिए कंपनी कामकाज करती है। और अचीवमेंट की बात देखा जाए तो उनके पास ढेर सारा अचीवमेंट, वह कहा है कि हमारे पास हमने ये सब प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट इन्होंने डिटेल अपडेट किया है अपने वेबसाइट्स के ऊपर, और कंपनी का नाम है ए वी पी इंफ्राकॉन लिमिटेड है, जिनके पास कंपनी में कामकाज देखने को मिला कि इनके पास गवर्नमेंट क्लाइंट है, अर्थात गवर्नमेंट की अच्छी खासी टेंडर मिलती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की बात देखा जाए, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी इनके पास फिलहाल भी चलता नजर आया है। इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की लिस्ट में इन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब प्रोजेक्ट फिलहाल चल रही है। इन्होंने ऐसा नाम तो जिक्र नहीं किया है ये कहाँ कहाँ पे चल रही है, केवल इन्होंने इमेजेस डाल के रखी है जो कहाँ कहाँ पे क्या चल रही है। अब इससे ये कंक्लूजन नहीं निकलता कि इनके पास प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रही है, तो ऐसा कोई डेटा नहीं दिखता। अब दूसरी तरफ दोस्तों समझेंगे इस कंपनी को लेकर के, जो क्या मार्केट में जब इसकी लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद आज की रिएक्शन क्या कहती है। और देखा जाए तो ये मेन स्ट्रीम में नहीं लिस्टिंग हुआ था, इसको एसएमए में लिस्टिंग किया गया था, एक छोटी कंपनी की लिस्ट में, क्योंकि मार्केट क्या काफ़ी छोटा सा है, मार्केट को फंड थोड़ा सा चाहिए था इस कंपनी को। कंपनी भी काफ़ी पुरानी नहीं, 2009 में कंपनी बनी थी। 2009 में बनी हुई कंपनी का इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड प्रोजेक्ट एंड द बेस्ड ऑन द बिल ऑफ द, जो कि क्वांटिटीज़ को लेकर के, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट को लेकर के देखा जाए, कंस्ट्रक्शन को लेकर देखा जाए, ऐसे ही कंपनी का कारोबार रहा है, छोटी सी कंपनी का। जब इस कंपनी के बारे में हमने सर्च किया कुछ और पार्टों को, तो समझ में आया जो कंपनी अपनी एसएमए में रजिस्ट्रेशन के लिए आई थी, और यहाँ पे देखा गया इन्होंने 13 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक इसके लिए खुला हुआ था, और 20 मार्च को इसके लिए लिस्टिंग होती है। 75 रुपये की उस टाइम पे प्राइस थी, मार्च के दौरान की बात करूं तो 75 रुपये से आज जो किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कहती है कंपनी, उनका रोल क्या कहता है, और आज के टाइम की प्राइस आप देख पाएंगे 75 रुपये से कह सकते हैं कि मार्च के बाद पिछले 7 महीने के दौरान बात करूं तो करीब करीब स्टॉक की परफॉर्मेंस 100% डेवलप हुई है। नियरली बात करूं उससे ज़्यादा, 75 के आसपास, 150 होना चाहिए था, नियर अबाउट आसपास गया। जबकि कंपनी हायर टू हायर की बात करें तो 192 रुपये तक गया था, लोअर की बात 63 तक गया था, क्योंकि लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा मार्केट ने इसको क्या किया था, डाउन साइड के लिए बिकवाली का प्रेशर चल रहा। चलिए समझने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के, जिसका नाम है एवीपी इंफ्राकॉन। और कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में देखा है तो 37 का इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी बेटर है कंपेरिजन आज के टाइम में देखा जाए तो करंट प्राइस और द बुक वैल्यू, इन दोनों से कई गुने ज़्यादा कहती है इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अर्थात समझ में आ पाती है जो कंपनी के पास एसेट्स जो हैं, संपत्ति अच्छी खासी कहती है। इसके अभी क्या करेंगे, हम रिकंस्ट्रक्शन करके देखेंगे भाई कितना है नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक उतना ही बड़ी तगड़ी नहीं हुआ है जंप करके, कंपेयरिंग टू द प्राइस टू बुक वैल्यू, करीब 400% मान लेते हैं नियर अबाउट, कहाँ से, बुक वैल्यू से। अब सवाल आता है कि इस सेक्टर में अभी क्या ग्रोथ बचा हुआ है। पहली ग्रोथ की बात किया जाए तो कह सकते हैं इनका इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी भी कम आंकड़ा है, तो अर्थात ये अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में अभी भी आती है। अब दूसरा एस्पेक्ट देखा जाता है कि स्टॉक का पी, अर्थात मार्केट डिमांड कितनी कहती है। तो मार्केट में बाकी कंपनियों के प्रति जो डिमांड बनी वो है 26x का, और यहाँ की डिमांड बनती केवल 19x का। मतलब यहाँ से कह सकते हैं करीब करीब कितनी परसेंट की, 30% की यहाँ से उछाल हो सकती है। मैं ऐसे कंपेयर करूँ तो यहाँ से यदि 30% की उछाल होती है तो कहाँ पे जाके ख़त्म होगी, इसका आंसर 30% जोड़ लीजिए, 150 का 30% कितना हो जाता है। तो हम ऐसे सीधे सीधे बात करें तो 150 प्लस 45 अर्थात 200 के आस, जो कि हायर टू हायर इतना तक पहुँच।
जो कि फिलहाल इन दोनों एक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो फिलहाल ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि स्टॉक की प्राइस 250 से 300 बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू तगड़ी है। चलिए इसका भी हम कंक्लूजन ले लेंगे जो क्या ऐसा सस्टेन करने लायक है या नहीं है। अब सवाल आता है कि स्टॉक को लेकर कर्ज कितना है इस कंपनी को लेकर, तो कहते हैं कर्ज 0.64 का है, करंट माप रेशियोज की माप 2.06 का कहता है। प्रमोटर की होल्डिंग 62% से ज़्यादा का आंकड़ा दिलाती है। आरओसी और आरओई एज ऑन एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रही है, जहाँ पे डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड फिलहाल नहीं होगी, 1 साल पुरानी कंपनी नहीं है। अर्निंग पर शेयर की सवाल किया है तो 70% से ज़्यादा की अर्निंग करती है कंपेयरिंग विद द नॉमिनल फेस वैल्यूज। मार्केट में शेयर थोड़ा सा छोट कम है, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के आसपास कहता है, तो इसकी वजह से 361 करोड़ का इनका मार्केट कैप कहता है। चलिए इन सभी कार्यों की तरफ हम समझने के प्रयास करेंगे क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के। दोस्तों पहली बात देखा जाए चार्ट में तो कंपनी लगातार ऊंचाइयों को टच करने में कामयाबी हासिल किया। फिलहाल देखने को ये मिल रही है जो कंपनी में क्या हो रही है, एक अपनी सपोर्टिंग लेवल के आसपास आके बनने की प्रयास में है। और ये कह सकते हैं कि सपोर्टिंग लेवल के आसपास यदि बनती है, क्योंकि इससे पहले भी सेम सपोर्टिंग के आसपास बनी थी, इससे पहले भी सेम सपोर्टिंग के आसपास बनी थी, इनके लिए कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर। मैं आपको कोई क्या नहीं बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल बात नहीं कह रहा हूँ, ओनली ऑन सिंपल वे की बात कर रहा हूँ, जहाँ जिस प्राइस के आसपास और बार बार आकर के अपनी एक ज़मीन तैयार करे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद क्या लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ से स्विंग पोजीशन बनाई थी और यहाँ से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, ऐसा पॉसिबल है या ऐसा तो नहीं कि मार्केट दोबारा इसमें गिरावट दर्ज कर जाए। इसके प्रति क्या करना है, हमें इसकी एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम है फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड को। टेक्निकल एनालिसिस की बात हम नहीं करते हैं, ट्रेंड देखेंगे आखिर मार्केट में इंटरेस्ट कितनी बना रखी है। अब यहाँ पे सवाल आता है कंपनी को लेकर के जो रिटर्न रिजल्ट क्या आंकड़ा देती है। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस का सवाल है, उसके सवाल की बात करती है 2 साल का कंसोलिडेटेड डेटा सामने आती है और कहती है जो 115 करोड़ था वो 161 करोड़ की टर्नओवर हुई। मतलब कंपनी के पास बहुत बड़ा क्या है, सोर्स नहीं है, छोटी सी कंपनी और छोटा सा कारोबार कर 161 करोड़ की टर्नओवर बनाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से 22% उछाल करती है। जो प्रॉफिट की पार्ट थी वो भी 161 करोड़ में 19 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। कंपनी के पास कर्ज भी है और कर्ज का 7 करोड़ का इनका इंटरेस्ट की बर्डन भी बनाती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम आंकड़ा दिलाती है जो कि एडजस्टेबल नहीं है फ्रॉम द इंटरेस्ट की पार्ट्स। अब दूसरी कड़ी में देखें क्या बैलेंस शीट फिगर क्या कहती है। जब आईपीओ के बाद की बात किया जाए उसके बाद का सिचुएशन क्या था, तो यहाँ पे देखने को मिला अभी तक जो डेटा यहाँ पे शामिल है उस डेटा के बेसिस पर अब इसकी सितंबर में डेटा आने वाली है। इसका क्या होगा, सितंबर में डेटा सामने आएगा क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, और सब इसके लिए क्या होगा, दोबारा मार्केट के लिए एक नई ये पहल बनेगी जो अच्छा कंपनी का ग्रोथ लेवल कितना बना है हाफ ईयरली डेटा बेसिस। इसमें क्या क्या और एक्सपेक्टेशन देखा जाए बोर्डिंग्स को लेकर के, बोर्डिंग्स नियर अबाउट उतना ही रहे, बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं था। जो एसेट्स की पार्ट थी वो नियर अबाउट उतना ही रहा है, इसमें कोई बड़ी हलचल नहीं देखने को मिला। हाँ लेकिन एक हलचल की बात है, हलचल की बात है हमें समझना पड़ेगा जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उसका इस कंपनी का यदि डायरेक्टली किसके साथ, डायरेक्टली यदि मिनिस्ट्री और किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई कंट्रैक्ट आता है तब तो अच्छी बात है, तब तो पैसे फंसने के चांस थोड़ा सा कम बनता है, भले इसका 6 महीने का पीरियड भी क्यों ना चला जाए। लेकिन यदि ये किसी और के साथ कर रही है काम एक वेंडरशिप में तो थोड़ा सा इसके प्रति रिस्क बनता है। इसीलिए इनके वेबसाइट पर हम देखने के प्रयास कर रहे थे तो इनकी प्लस क्लाइंट कौन सी है, तो क्लाइंट के बारे में ऐसा कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन तो ऐसा नहीं साझा किया है, इनके पास एक्चुअल क्लाइंट क्या है कौन सी है। वैसे क्लाइंट के बारे में कहती है PWD है, तमिलनाडु है, NHI हैं जो कि इनके नॉर्थ की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, PWD, ये 2-3 डिपार्टमेंट के उन्होंने जिक्र किया है।
जहाँ पे कंपनी कहती है कि 14 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है, 150 प्लस एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इनके पास हैं। कहते हैं जनरेटेड कम्युलेटिव रेवेन्यू एक्सेस जो कि 400 करोड़ से ज़्यादा की एक्सेस की बात करती है यहाँ पे रिवेन्यू की बात। अब यहाँ पे 400 करोड़ की बात कर रही है तो कुछ चीज़ों को समझिए, ठीक है। कैसे समझिए, यहाँ पे देख रहे थे 400 करोड़, तो यहाँ पे रिवेन्यू तो देखने को मिला नहीं। 161 करोड़ की बात करती है और इनकी वेबसाइट्स बात कहती है 400 करोड़ का रिवेन्यू एक्सेस हो जाती है कम्युलेटिव। इसके लिए अब वेट करना पड़ेगा, वेट फॉर द सितंबर रिजल्ट को लेकर का। सितंबर रिजल्ट और इनके लिए अट्रैक्टिव आती है तो मार्केट जो है थोड़ा सा छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी मार्केट अच्छा खासा कामकाज कर सकती है। इसमें रिस्क फैक्टर की हमने चर्चा किया। निवेशक की बात करेंगे तो कंपनी में एफआई डीआई की सबकी भूमिका है और ऑलमोस्ट जो कंपनी है इसमें जो है वो करीब करीब स्टॉक में निवेशक काफ़ी कम है, 1400-1500 के आसपास ही निवेशक बने हुए हैं कंपनी में, लेकिन मार्केट लगातार ऊंचाइयों पे चल रही है फिलहाल कंपेयरिंग विद द लिस्टिंग प्राइस। कुछ और एस्पेक्ट को समझेंगे जहां से यहाँ से लेकर के जिनके पास उन्होंने लिया और क्या उन्होंने बेचा क्या नहीं बेचा, और आज के टाइम में यदि पोर्टफोलियोज के अंदर ये पोजीशंस बनती है तो हमेशा गोल्डन रूल क्या अप्लाई करना चाहिए मार्केट, जो कि एक सिंगल रूल होता है। और सिंगल रूल क्या चाहिए, सबको चाहिए प्रॉफिट, कारोबार में सबको चाहिए प्रॉफिट, और लॉस कोई सोचना नहीं चाहता है लेकिन लॉस एक्चुअल में हो जाती है लोगों की। लॉस कोई सोचना चाहता नहीं है लेकिन एक्चुअल में लॉस होती है, उसके पीछे कुछ वजह है और लॉस को मिनिमाइज करने के बजाय मैक्सिमाइज हो जाती है क्योंकि रिस्क अब हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं आमतौर की इस समझ में। अब इसमें कुछ हमें जो कुछ अच्छी बातें लगी, जो छोटी कंपनी में 4% के आसपास डीआई भी है, जिसमें कि डीआई में कौन से हैं, कहते हैं जो राजस्थान सिक्योरिटी। अब इनका कारोबार कहाँ चलता है ये तो नहीं पता ज़्यादातर, लेकिन इनके पास डीआई के अंदर एक राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका कामकाज क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन नाम से पता चलता है ये सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ अपनी प्रोडक्टिविटी बेचते हैं या फिर एक तरह से बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, एक होल्डिंग के तौर पे कंपनी में कामकाज करते होंगे। या और इनकी बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे पोजीशन लेके चलते हैं, यदि देखा जाए आज के टाइम में तो हम ये देखें ये बहुत बड़ी बल्क डील करती रहती है और यहाँ पे इन्होंने एक तरह से अपनी पोजीशन लेकर के बैठी हुई है आज के टाइम में। और कुछ एस्पेक्ट को देखें तो शायद कहाँ कहाँ इनकी पोजीशन है, तो कहती है इनके पास पोजीशन तो काफ़ी सारे कंपनी में पूरा बहुत करके लगा रखा है, चाहे वो फेडरल मोर्गन के अंदर हो या चाहे वो कामधेनुज के अंदर हो, कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी सारी पोजीशन, मतलब एक बड़े निवेशक के तौर पे बने हुए हैं कंपनी में, तो इसको थोड़ा सा ट्रस्ट किया जा सकता है। एफआई की भूमिका भी है थोड़ा बहुत करके, जिसमें कि इन्वेस्टर्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हैं या उसके रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं। आम निवेशक भी कंपनी में है जहाँ पे कुछ लोगों के पास 4% की होल्डिंग है। एक्चुअल में जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास होल्डिंग कम है और इसमें ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तुमने कहा कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ और वो देखा जो राजस्थान लोग, ये दोनों क्या हैं, बड़े ऑपरेटर के तौर पे कामकाज करते हैं। अब इस सवाल आता है क्या इनके पीएस में कौन है, तो पीएस में कहते हैं रेल विकास निगम, आईआरबी, इंफ्रा, इरकॉन जैसे कंपनी शामिल है। तो कंपेरिजन टू द इसके अकॉर्डिंग यहाँ अभी काफ़ी कम का भीड़ का आंकड़ा कहता है और यदि यहाँ पे थोड़ी बहुत करके भीड़ बढ़ती है तो मार्केट में क्या होगा, एक ऊंचाइयों पे पहुंचने में काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी समय में काफ़ी ग्रोथ कर सकती है यदि इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी चलती रही तो। कहती है रिपीटेड प्रॉफिट की बात करती है, फंडामेंटल ऐसा एस्पेक्ट की बात करती है और एक डिमेरिट की बात करती है जो रिस्क को लेकर हमने कहा था। इनकी रिस्क फैक्टर क्या बनती है, जो मार्केट में इनका उधार नंबर ऑफ डे काफ़ी लंबा हो जाता है, ये इनके लिए एक रिस्क फैक्टर की बात करें। साल दर साल की बात किया जाए तो सेल्स 40% बढ़ती है तो प्रॉफिट 62% बढ़ती है और ये आंकड़ा 31% तक को देती है और जिसकी वजह से मार्केट में कह सकते हैं आज तक के टाइम में 100% के आसपास की रिटर्न बना के दे रही है फ्रॉम द लिस्टिंग्स आफ्टर लिस्टिंग की बात किया जाए तो। अब एक गोल्डन रूल ये कहती है मार्केट में, जहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, कि कितना रिस्क फैक्टर लिया जाता है, खुद की फाइनेंशियल पोजीशंस कितनी है ये बड़ा मायने रखता है और एक डिसिप्लिन बड़ा मायने रखता है मार्केट। यदि डिसिप्लिनेटरी एक्शन के थ्रू एक रिस्क को मिनिमाइज करना चाहें तो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए एसएल का यूज होता है। भले आप 20% लें, 30% की रिस्क लें और एक्सपेक्टेशन भी होती है कि हम 40% 50% तक रिस्क
के बेसिस पे अर्निंग करना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने मान लेते हैं यहाँ पे लिया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, अब हम क्या, या तो उनको नुकसान बना, या वो लंबे पीरियड के लिए सोच के रखे हैं तो उनके आने वाले समय में क्या होगा, अभी तक तो नुकसान है, लेकिन थोड़ा बहुत करके रिकवरी तो हो सकता है। अब उसमें रिकवरी यदि टाइम फ्रेम के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे रिकवरी नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा। इसीलिए दो चीज को हमेशा देखना चाहिए, एक तो टर्म, एक ग्रो, तो दोनों को हाइब्रिड करना चाहिए। जब ऐसा मौका मिले तो प्रॉफिट लेकर निकलना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट को कहते हैं हम, भाव ही भगवान है। जो वैल्यू मिल रहा है कस्टमर से, वही यहाँ भी कस्टमर बेस ही मान के चलना पड़ता है। तभी तो मार्केट में कुछ प्लेयर हमेशा ट्रेडिंग के दौरान प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ प्लेयर मार्केट से लॉस लेके निकल जाते हैं। वीडियो के अंदर यदि वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हमने समझने का प्रयास किया आज की स्टॉक लर्निंग में एवीवी इंफ्राकॉन लिमिटेड को लेकर के। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ। तब तक के लिए बी केयरफुल, बी अवेयर इन द मार्केट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।